हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी सर्दियों की छुट्टियां भी बहुत अच्छी बीत रही होंगी। तो जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले आपकी डेट शीट आ गई है, यानी कि फिफ्थ क्लास की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। वैसे तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबकी ही आ गई है, बट आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये वीडियो जिसमें हम आपको कराएंगे ईवीएस। ईवीएस जो आपका सब्जेक्ट है फिफ्थ क्लास का, उसका एक प्रैक्टिस पेपर जो कि आपको डीओई की साइट यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की साइट पे भी आपको ये पेपर मिल जाएगा। ये पेपर प्रैक्टिस के लिए है, आपको ये जांचने के लिए आपने कितनी तैयारी कर ली अपनी या कितनी बाकी है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप चाहें तो खुद से ये पूरी वीडियो के जो सवाल हैं उनको आप पहले खुद से करके देखिए, ठीक है। और फिर आप इस वीडियो के थ्रू अपने आंसर चेक करिए कि आपको कितना आता है या कितना नहीं आता। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी कि ईवीएस के पेपर में आपके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे कैसे आप उन सवालों को कर सकते हैं। तो ये वीडियो बाइलिंगुअल होने वाली है। बाइलिंगुअल से मेरा मतलब है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सवाल भी आएंगे और दोनों में ही मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो में कुछ मज़ेदार और रोचक चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, जिनके थ्रू आपको समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पेपर जो आपका होता है 2 घंटे का होता है और 50 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी यानी कि ज़रूरी होते हैं और हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स दे रखे हैं। 3 सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर ये है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए हम देखते हैं। सेक्शन ए में आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द फॉलोइंग फोटोज ऑफ सुनीताज एक्सपीरियंस इन स्पेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि सुनीता विलियम्स जब स्पेस में गई थी तो उसकी आपके पास यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इन तस्वीरों को मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ और हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। इसी से जुड़े नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, फिर हम वो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्पेसशिप उड़ा किस दिन टेक ऑफ हुआ? 9/12/2006 को। 9/12/2006 को टेक ऑफ हुआ। देखो यहाँ पे रॉकेट जो ये है स्पेसशिप टेक ऑफ हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 तस्वीरें दिख रही हैं, एक में ये सुनीता विलियम्स है, एक में साथ में एक है लेडी। ये क्या कह रहे हैं? आर फीट्स डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, कि हमारे पैर ज़मीन पे नहीं है। देखो हवा में है ना, वो लोग हवा में है, पैर ज़मीन पे नहीं है। ये फ़ोटो किस दिन की है? 11/12/2006 की है ये फ़ोटो। इसके बाद है आपको एक फ़ोटो यहाँ पे दिखेगी, ये देखिए यहाँ पे ये हवा में है, ठीक है, सब लोग हवा में है, खाना भी हवा में है। वेयर इज़ द फूड फ्लाइंग अवे? तो फूड कहाँ उड़ रहा है ये पूछ रहे हैं। ये भी फ़ोटो सेम डे की है, 11/12/2006 की। अगली फ़ोटो देखो है, लुक माई हेयर स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। तो देखो इसमें बाल खड़े हैं ना, बाल खड़े हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम काम करते वक्त नहीं हो रही। ये फ़ोटो है 13/12/2006। ये देखो यहाँ भी जो पीछे आपको लोग दिख रहे हैं वो भी आपको क्या दिख रहे होंगे? उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। और आखिरी फोटो कहाँ है? सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन द स्पेस। तो अब स्पेसशिप से ये बाहर निकली किस दिन? 16 तारीख को, उसी महीने में, यानी कि दिसंबर के महीने में जिस दिन उड़ान भरी गई यहाँ से, उसी टाइम 16/12/2006 को पूरा देखो स्पेस सूट पहन के ये कहाँ निकली? स्पेस के अंदर बाहर निकली। तो ये फ़ोटो देखो नासा द्वारा दी गई है। ये फ़ोटो हमने पहले रीड कर ली। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको पहले तस्वीरें पहचान लेनी है कि क्या क्या है, उसके बाद उससे कुछ जुड़े हम सवाल देखेंगे। तो चलिए सवाल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज शोन इन द अबव पिक्चर्स? उपरोक्त सामने सामने हिंदी में भी दे रखा है, मैं आपको हिंदी में भी साथ साथ समझाती हुई चलूंगी। उपरोक्त चित्रों में किसे दिखाया गया है? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या नील आर्मस्ट्रॉन्ग? तो अभी हमने पढ़ा तो हम जानते हैं किसे दिखाया गया है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। आंसर क्या है हमारा? सी सुनीता विलियम्स। सी सुनीता विलियम्स। इसे आप मेरा आंसर सुनने से पहले वीडियो को पॉज करके यानी कि बीच में रोक के आप अपना आंसर अपनी अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड सुनीता विलियम्स टेक ऑफ फॉर स्पेस? सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के लिए कब उड़ान भरी? तो देखो ईवीएस का पेपर बेटा आप जानते हो कि दोनों भाषाओं में आता है। आपकी
ऊपर ये चॉइस होती है, आपके ऊपर होता है ये कि आप इस पेपर को इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ के करना चाहते हैं या हिंदी के। दोनों में आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। अगर कुछ इंग्लिश में नहीं समझ आता तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में कुछ नहीं समझ आता तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है टेक ऑफ किस दिन हुआ, यानी कि अंतरिक्ष के लिए उड़ान किस दिन भरी। तो देखो पहली फोटो में हमने पढ़ा था ना, वी टेक ऑफ किस दिन, 9/12/2006। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं 9/12/2006 कहाँ पे है। तो देखो पहला ऑप्शन है 11/12, दूसरा है 13/12, तीसरा है 16/12 और चौथा है 9/12। तो हमें डी ऑप्शन मिल गया जो कि है 9/12, 9 दिसंबर 2006 को उड़ान भरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तो अगला क्वेश्चन है सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग इन द स्पेसशिप, दिस इज ड्यू टू, इसके आगे लिखा है ड्यू टू। ठीक है, स्पेसशिप में सुनीता के बाल खड़े हो गए थे, इसकी वजह है। वजह क्या है, तो देखो जब बाल खड़े हो जाएं या खुद भी वो लोग हवा में थे तो इसका मतलब वहाँ पे जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो वहाँ पे नहीं है। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखेंगे तो ये पूछ रहे हैं इसकी वजह है, इसकी वजह क्या वायु है, वायु की वजह से ऐसे हुआ, नहीं। पानी है, वाटर, नहीं। टकराव, फ्रिक्शन, नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि इसके ना होने के कारण, क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखा हुआ नो ग्रेविटेशन, वैसे यहाँ पे होना चाहिए था कि गुरुत्वाकर्षण बल ना होने के कारण। यानी कि जैसे हम लोग धरती पे रहते हैं, मान लीजिए धरती है, हमारे पैर ज़मीन पे रहते हैं, है ना, हम कुछ भी चीज़ ऊपर से गिराते हैं या ऊपर की तरफ उछालते भी हैं तो वो सारी आके कहाँ गिरती हैं, ज़मीन पे गिरती हैं ना। कुछ भी आप उछाल के देखिए सारी चीज़ें आके नीचे ही गिरेंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें नीचे गिरती हैं, वो किसकी वजह से गिरती हैं, ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन बाल क्यों खड़े थे इनके, सुनीता विलियम्स के या जो भी साथ में और लोग थे, इनके बाल इसलिए खड़े थे वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर यहाँ पे लिखा होता नो ग्रेविटेशन तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन आपका सही जवाब इसमें यही है जो कि है सी, ग्रेविटेशन। एग्जैक्टली में ये है नो ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन नहीं होने की वजह से उनके बाल खड़े थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। When did सुनीता केम आउट ऑफ द स्पेसशिप, सुनीता अंतरिक्ष यान से बाहर कब आई। अब अंतरिक्ष यान से बाहर देखो लास्ट फोटो में हमें दिख रही थी ना, सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन द स्पेस, तो इस पे डेट लिखी हुई है 16/12, यानी कि 16 दिसंबर को वो उसमें से बाहर आई। तो देखो पहला ही ऑप्शन हमें दिख गया 16/12/2006, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, वेयर वॉज सुनीता विलियम्स ऑन 11/12/2006, 11/12/2006 को सुनीता विलियम्स कहाँ थी। तो कहाँ थी, हवाई जहाज में थी, अंतरिक्ष यान में थी, स्पेसशिप में, ट्रेन में थी या पनडुब्बी में थी, यानी कि सबमरीन जो पानी के अंदर रहती है। तो कहाँ थी वो, अंतरिक्ष यान में थी ना, अंतरिक्ष यान में थी 11/12 को, बाहर तो वो 16 तारीख को निकली थी ना, तो स्पेसशिप में थी। एरोप्लेन का तो मतलब ही नहीं बनता, ट्रेन का भी मतलब नहीं बनता और पनडुब्बी का मतलब भी नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो राइट ऑप्शन हम टिक कर लेंगे बी, स्पेसशिप। तो ऐसे ही ये वाले सवाल आप कर सकते हैं। हो सकता है चित्र की जगह आपको अनसीन पैसेज आ जाए। ठीक है, तो अनसीन पैसेज करने का तरीका भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब NAS की वीडियोस करवाई थी उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि पहले पूरा पैसेज पढ़ना है एक बार, फिर क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो पढ़ने होते हैं, और फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट आपने पहले पढ़ते वक्त आपने जो इम्पोर्टेंट मार्क किया उसमें से अपने आंसर ढूंढने होते हैं। ठीक है, चेक करने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग डिजास्टर्स इन वन वर्ड, यानी कि ये जो डिजास्टर्स हैं, ये जो विपदा है, फ्लड, बाढ़, अर्थक्वेक, भूकंप, साइक्लोन, चक्रवात, फायर, आग, सुनामी। ठीक है, सुनामी ही होता है, टी इसमें साइलेंट होता है इसलिए हम इस टी को नहीं बोलते लेकिन लिखते हैं। तो इनको वन सेंटेंस में हमें आपको मतलब हमें
पेपर में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे ये होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप्स दिखाऊंगी, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, आग और सुनामी क्या होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले छोटी सी एक क्लिप फ्लड के बारे में। तो सबसे पहले हम फ्लड देखेंगे कि क्या है। देखिए ये फ्लड है, देखिए पानी का पूरा बहाव, ये पानी है, ठीक है, ये पानी का पूरा बहाव आपको दिख रहा होगा। ये देखिए पानी कैसे क्रॉस कर रहा है, ये पुल भी डूब गया, ये देखिए बस डूब गई इसमें। तो ये फ्लड की तस्वीरें हैं, ठीक है। ये देखिए कैसे पूरा बांध टूट गया पानी की वजह से। अब हम देखेंगे इसको हम लिख कैसे सकते हैं। तो लिखने के लिए वन लाइन में, जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहें वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहें वो हिंदी में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। फ्लड, ओवरफ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ब्रेकिंग ऑफ डैम्स या हाई लेवल ऑफ सी। यानी कि फ्लड, बाढ़ कब आती है, ओवरफ्लो यानी कि बहुत ज़्यादा पानी हो जाए, किसके कारण, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, भारी बारिश के कारण। आप बच्चे चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे इंग्लिश में या हिंदी में, जिस भी भाषा में आपको ठीक लगे आप लिख भी सकते हैं, अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ तो। ओवरफ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू हैवी रेनफॉल, पानी बहुत ज़्यादा हो जाना, मैदानी जगहों पे पानी का पहुंच जाना, जहाँ पे लोग रहते हैं मैदानी इलाकों में, भारी बारिश के कारण। ब्रेकिंग ऑफ डैम्स यानी कि बांध जो होते हैं, बांध के टूट जाने से, या हाई लेवल ऑफ सी, समुद्र के हाई लेवल होने के कारण, समुद्र जब उफान पे आ जाते हैं उस लेवल से, उस वजह से क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम, क्या है, भारी बारिश, बांध के टूटने और समुद्र के उफान आदि के कारण पानी का अति प्रवाह, प्रवाह होता है बहना, ठीक है, अति प्रवाह होता है बहुत ज़्यादा जब पानी हो जाता है, ठीक है। तो ये है भारी बारिश, बांध के टूटने और समुद्र के उफान आदि के कारण पानी का अति प्रवाह हो जाना, इसे हम बोलेंगे फ्लड। जिन भी बच्चों को ये लिखना है आप लिख भी सकते हैं। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना है आपको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लिखना है आपको, आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा सवाल, अगला है हमारा अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बारे में अब देखेंगे हम, अर्थक्वेक क्या है, इसके लिए भी हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं। तो पहले क्लिप देखेंगे फिर समझेंगे कि क्या है। चलिए देखते हैं क्लिप इसकी। देखिए ये है अर्थक्वेक की क्लिप। ये देखिए कैसे सारी चीज़ें हिल रही हैं, ये देखिए, ये देखिए पत्ते, ये टीवी, कैसे ये सारी चीज़ें हिल रही हैं। तो ये है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, भूकंप का आना, ठीक है। आई होप सबको आपको नज़र आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं। अर्थक्वेक, एनी सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, सडन यानी कि अचानक होने वाली शेकिंग, यानी कि जब हिलने लगता है ग्राउंड, किस वजह से होता है ये, कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ सिस्मिक वेव्स, यानी कि सिस्मिक जो भूकंप की तरंगे होती हैं उस कारण से जब ग्राउंड में कंपन पैदा हो जाती है ना, शेकिंग हो जाती है अचानक वो भी, तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा, आते रहते हैं अर्थक्वेक, है ना, दिल्ली में तो कई बार आते रहते हैं, आपने देखा होगा जब पंखे जो होता है, टेबल वेबल और बेड वेड, ऐसा आपको लगता है कि हिल रहे हैं। और अर्थक्वेक में क्या करना चाहिए वो भी आप सब जानते हैं, है ना, घरों से बाहर आ जाना चाहिए, उसी टाइम बिल्डिंग खाली कर देनी चाहिए, या अगर आप खाली नहीं कर सकते तो किसी हैवी चीज़ के नीचे अपने सर को छुपा लेना चाहिए, टेबल के नीचे या किसी ऐसी चीज़ के नीचे। तो ये होता है अर्थक्वेक। अब हिंदी में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं, भूकंपीय तरंगों के गुजरने के कारण, भूकंपीय तरंग यानी कि वही सिस्मिक वेव्स जो मैंने आपको बताया, ज़मीन का अचानक हिलना, ज़मीन में अचानक हिल जाते हैं जब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला हम देखते हैं क्या है। अगला है साइक्लोन यानी कि चक्रवात। अगला है साइक्लोन, चक्रवात। इसकी भी हम पहले वीडियो देखते हैं और फिर हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या है। देखिए
चक्रवात। बहुत क्लियर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखिए हवाएं कैसे ये घूम रही हैं, है ना। हवा अंदर की तरफ कैसे गोल गोल चक्रवात सर्कल मोशन में, सर्कुलर मोशन में ये कैसे आपको घूमती हुई नज़र आ रही हैं, है ना। कितनी तेज़ गति में एक ही जगह पे देखो, ना इधर ना उधर, ना लेफ्ट में ना राइट में, एक ही जगह बीच में ये घूमती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या लिखना है हमें। तो चक्रवात के बारे में हम लिखेंगे। जिन बच्चों को साथ साथ लिखना है वो लिखिए वीडियो को रोक रोक के, या स्क्रीनशॉट लेने हैं बाद में लिखना है तो आप बाद में लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप वीडियो को बीच बीच में रोक के पहले समझिए उसकी फ़ोटो से, जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो से, कि वो होता क्या है, और उसके बाद आप उसको लिखिए। आपको इंग्लिश में लिखना है, दोनों में लिखना है, आप दोनों में लिख सकते हैं। अ वॉयलेंट विंड दैट मूव्स इन अ सर्कल कॉजिंग अ स्ट्रॉम, यानी कि वॉयलेंट, वॉयलेंट यानी कि बहुत ज़्यादा प्रचंड, बहुत ज़्यादा प्रचंड जब वायु, हवा मूव करती है किस में, सर्कुलर मोशन में, जिससे क्या आ जाता है, तूफान आ जाता है, कॉजिंग अ स्ट्रॉम। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोन। हिंदी में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चक्रवात एक प्रचंड वायु जो एक चक्र में घूमती हुई तूफान उत्पन्न करती है। प्रचंड वायु यानी कि वही वॉयलेंट विंड जो कि सर्कुलर मोशन में घूमती है। देखो एक ही डायरेक्शन में घूम रही थी ना, उसमें सर्कुलर मोशन में घूमती हुई क्या उत्पन्न करती है, उत्पन्न यानी कि पैदा करती है तूफान, तूफान लेके आती है, उसको हम बोलते हैं चक्रवात। ओके, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, आपको लिखना है आप रुक के वीडियो लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है फायर, यानी कि आग। तो आग क्या होता है, आग तो आप सब जानते हैं ना, आग लग जाना, तो उसको ही बोला जाता है। तो चलिए इसकी भी हम एक वीडियो देखते हैं, आग की भी। ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है एक बस खड़ी है जिसके अंदर अचानक किसी कारण से आग लग गई है, और फायर ब्रिगेड वाले पानी डाल के उस आग को बुझा रहे हैं। देखो धुआं निकल रहा है, रोशनी हो जाती है आग की वजह से कितनी, और कैसे नुकसान हो जाता है हर चीज़ का। देखो कैसे पानी डाल रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले। ये देखो दो लोग इस तरफ हैं, एक इधर है, इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है साइड में। तो ये है फायर यानी कि आग। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम। फायर वैसे तो समझ आ जाता है बहुत आसानी से, लेकिन लिखने में ऐसे लगता है ना कि कैसे लिखेंगे। तो देखो, आ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट कंबाइंड, यानी कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जब क्या, फ्यूल, ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, और हीट तीनों मिल जाते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट, फ्लेम्स और स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। हिंदी में भी पहले देखते हैं फिर एक साथ समझाऊंगी। एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब ईंधन, ईंधन यानी कि फ्यूल, ऑक्सीजन और गर्मी यानी कि हीट मिलकर क्या पैदा करते हैं, प्रकाश यानी कि लाइट, लपटें, फ्लेम्स और स्मोक, धुआं पैदा करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आग उसे कहा जाता है। जैसे बस में जब आग लगी रही होगी, उस बस का जो हमने चित्र देखा उसमें जब आग लगी रही होगी तो वो बस रही होगी पेट्रोल, डीजल या किसी भी ईंधन से वो चल रही होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंजन क्या हो गया होगा, या तो गर्म हो गया होगा, उसमें हवा नहीं मिल पा रही होगी, या ठीक से वो वर्क नहीं कर पा रहा होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट और उस ईंधन का आपस में जुड़ जाने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, आग लग गई। ठीक है, और आग लगी तो क्या क्या हुआ, लाइट आई उसमें से। देखो आग लगती है तो रोशनी सी दिखती है, ठीक है, पीली और ऑरेंज और रेडिश सी लाइट सी नज़र आती है। फ्लेम्स यानी कि लपटें, ऊंची ऊंची लपटें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में अगर आग लगी हुई देखा हो आपने कभी, या कहीं पे आग लगी देखा हो तो आग की लपटें देखा होगा, और स्मोक, धुआं तो होता ही है जैसे अभी हमने उस वीडियो में देखा। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। लास्ट है सुनामी। तो अब सुनामी की वीडियोस देखते हैं। ये देखिए ये है सुनामी की वीडियो।
देखो यहाँ पे एक रोड है, गाड़ियाँ जा रही हैं कितनी स्पीड में, वो सोच रही हैं हम निकल जाए, लेकिन ये पानी क्या रुकेगा? ये पानी, ये जो सुनामी आ गया है, सुनामी किस में आया? देखो समुद्र में आता है सुनामी। ये पानी रुकेगा तो है नहीं, यहाँ तक तो आएगा ही, बिल्डिंग तक। देखो कितनी ऊंची लहरें हैं समुद्र की, कितनी ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें हैं इसमें। तो देखते हैं सुनामी कैसे लिख सकते हैं हम सुनामी के बारे में। दीज आर जाइंट वेव्स, जाइंट यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल जो वेव्स होती हैं, कॉज्ड बाय अर्थक्विक और वॉल्केनिक इरप्शंस अंडर द सी, यानी कि समुद्र जो होता है, समुद्र के नीचे अगर जब अर्थक्विक आ जाता है, अर्थक्विक के बारे में हमने पढ़ा है ना, समुद्र के नीचे जब अर्थक्विक या वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि पहाड़ में से ज्वालामुखी जो ऐसे ऐसे निकलती है ना, ज्वालामुखी जो होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे आग जब निकल जाती है और ऊपर समुद्र होता है, ठीक है। देखो ये है, इसके अंदर से ज्वालामुखी फूटा, ये समुद्र के अंदर है और समुद्र है ऊपर। तो ये जब फूटेगा तो ये लहरें ऊपर ऊपर को उठेंगी ना, ये जब फूटेगा और ऊपर लहरें हैं, समुद्र है ये सारा, ये नीचे वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है और ऊपर समुद्र की वेव्स हैं। तो जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो ये लहरें भी ऊपर ऊपर की तरफ उठेंगी और उठने की वजह से क्या होगा, जो लहरें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची उठ जाएंगी और क्या आ जाता है, उससे सुनामी आ जाता है। वो समुद्र से बाहर, समुद्र का जो एरिया होता है उससे बाहर को फिर आने लगती हैं। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें हैं। तो सुनामी क्या है? समुद्र के नीचे भूकंप आ जाए तब भी वो लहरें ऊंची ऊंची उठेंगी, और ज्वालामुखी फट जाए, विस्फोट हो जाए उसका, तब भी वो लहरें ऊपर ऊपर को उठेंगी और बहुत ज़्यादा ऊपर जब उड़ जाती हैं, बहुत विशाल लहरों के रूप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। तो ये था हिंदी में और वो था इंग्लिश में। तो आई होप आपको ये डिज़ास्टर वन सेंटेंस में समझ आ गए होंगे और फोटो देख के और अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमें आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्या है। अगर जिस बच्चे ने ये पढ़ाई अच्छे से पहले नहीं कर रखी है, नहीं पता उसे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले है मनाली। मनाली क्या है? इन पांचों में से मैचिंग करना, आपको मिलान करना है। ये क्वेश्चन सेक्शन बी शुरू हो गया। देखो 2 सवाल हमने उसमें कर लिए, अब सेक्शन बी शुरू हो गया है। ये 1-1 नंबर का है आपका क्वेश्चन, मैचिंग करनी है। मनाली, तो मनाली क्या है? कोल्ड डेजर्ट? नहीं। हिमाचल प्रदेश में है? हाँ। तो मनाली कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसको मैच कर देंगे इससे। अगला है रेबो। रेबो के लिए मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाती हूँ, फिर आप पहचान पाएंगे कि रेबो क्या है, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा एक टेंट, ये आपको एक टेंट दिख रहा होगा, पहाड़ों के एरिया में आपको ये टेंट सा दिख रहा होगा। इसमें भी देखिए यहाँ पे एक महिला आपको नज़र आ रही होंगी और एक टेंट सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेबो। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेबो, यानी कि टेंट हाउस। चलिए अगला देखते हैं, चंगपा। चंगपा अभी आपने इत्तेफाक से देख ही लिया है तस्वीर में। ये देखिए, ये जो आदमी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आदमी ये भेड़ बकरियों के पास, शिप्स के पास, और ये महिला जो आपको नज़र आई थी, ये है चंगपा ट्राइब के लोग, ठीक है, जो कि लद्दाख में हैं। लद्दाख में ही ये रीबो जो टेंट हाउस है वो भी लद्दाख में ही देखने को मिलता है, और ये चंगपा, ठीक है, ये भी आपको वहीं देखने के लिए मिलते हैं। चंगपा एक तरीके की जनजाति है जो आपको लद्दाख में देखने को मिलती हैं। तो पहले लद्दाख वाला देख लेते हैं। लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान। इसको इससे मैच कर देते हैं। लेखा, लेखा क्या है? देखो बचा तो एक ही, हाउस फॉर शिप एंड गोट, भेड़ और बकरियों के लिए घर। तो मैं आपको पहले लेखा दिखाती हूँ कि लेखा कैसा है। देखिए इस फोटो में आपको यहाँ पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर जोड़ जोड़ के एक तरीके का
ये देखिए इस फोटो में आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा। ये चारों तरफ से देखिए पत्थर जोड़ के, और अंदर क्या है, भेड़ बकरियां हैं। अंदर क्या है, भेड़ बकरियां हैं। उनके लिए क्या बनाया जाता है, उनके लिए हाउस बनाया जाता है। शिप एंड गोट, भेड़ और बकरियों के लिए घर बनाया जाता है। ये होता है लेखा। ठीक है, तो मनाली हो गया हिमाचल प्रदेश में। इसको 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 का आंसर। ठीक है, रेबो, रेबो एक तरीके का टेंट हाउस मैंने दिखाया, लद्दाख में ही देखने को मिलता है, ये 2 का आंसर। चंगपा, चंगपा वहाँ रहने वाली ट्राइब यानी कि जनजाति होती है, लोग होते हैं, ये 3 का आंसर। लेखा, लेखा वहाँ जो भेड़ बकरियाँ पालते हैं उनके लिए जो घर बनाया जाता है उसको लेखा बोलते हैं, 4 नंबर पे। और 5 है लद्दाख यानी कि कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख की ही ये सारी बातें थी, मनाली को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें लद्दाख से ही जुड़ी हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए और का क्या मतलब होता है पेपर में। और मतलब या तो आपको ऊपर वाला सवाल करना है, ठीक है, या तो आपको ये सवाल करना है 3 वाले में, 3rd क्वेश्चन में, या आपको ये सवाल करना है। तो इस सवाल में क्या है, फ्रॉम द क्रॉसवर्ड फाइंड एनी 5 नेम्स ऑफ स्टेट्स, कैपिटल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया एंड एनसर्कल देम। यानी कि कैपिटल ढूंढनी है आपको स्टेट्स की, राजधानी ढूंढनी है आपको राज्यों की, 5 ढूंढनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजधानी ढूंढना। पहले इंग्लिश में करेंगे, फिर हिंदी में भी देखेंगे। तो पहली लाइन में देखते हैं हमें कुछ दिख रहा है क्या, देखो JAIPUR, जयपुर हमें नज़र आ रहा है ना, जयपुर। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं पहले, जयपुर। तो ये कहाँ की राजधानी है, राजस्थान की। राजस्थान की ये राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अगली लाइन में देखते हैं। इस लाइन में तो हो गया, अगली लाइन में CHAND, शायद ये बन रहा है कुछ चंडीगढ़। देखिए पूरी पूरी लाइन में ही ये बन गया चंडीगढ़, तो इसे हम मार्क कर लेते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, एक तो मैं आपको बता रही हूँ और एक आपको मुझे बताना है। तो मैं आपको बता रही हूँ हरियाणा, ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ राजस्थान को। वैसे अभी आपको मैं हिंदी वाला जब कराऊंगी तो मैं हिंदी में भी लिखवाऊंगी आपको, हरियाणा। ठीक है, और एक आपको और बताना है कि और किस स्टेट की कैपिटल चंडीगढ़ है। ओके, तो चलिए अगला ढूंढते हैं। अगली लाइन में हमें कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे RER, नहीं कुछ नहीं है इसमें, नहीं। M से कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, देखिए MUMBAI, मुंबई, मुंबई यहाँ पे नज़र आ गया है मुंबई। तो इसे मार्क कर लेते हैं हम पहले, MUMBAI, मुंबई क्रॉसवर्ड में। तो ये कहाँ की राजधानी है, ये है महाराष्ट्र की। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, महाराष्ट्र की ये राजधानी है मुंबई। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं, अगला ढूंढते हैं। 5 ढूंढने हैं हमें इसमें। अगला इस लाइन में हमने देखा था, इसमें भी कुछ नहीं है, सीधे सीधे में तो नहीं है यहाँ कुछ। ये SHI यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, SHIMLA, शिमला। देखिए शिमला यहाँ पे मिल गया हमें, तो शिमला हम मार्क कर लेते हैं। शिमला है बेटा राजधानी हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, शिमला। हिंदी वाले बच्चे भी साथ साथ लिखते रहें, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिखते रहें, हिमाचल प्रदेश। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ढूंढते हैं। इस लाइन में हमने देख लिया था, ये देखिए लास्ट लाइन में अब हमें जाके मिला चेन्नई, CHENNAI, CHENNAI,
चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की। आपको सारी राजधानी और राज्य किसके कौन से हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमने ये 5 ढूंढ लिए, आई गेस 5 कंप्लीट हो गए। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 5 हुए हैं कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ढूंढ दिया जयपुर 1, चंडीगढ़ 2, ठीक है, मुंबई 3, शिमला 4 और चेन्नई 5। और हमने आपको उसकी स्टेट भी बता दी है। और आपके लिए क्या सवाल दिया है कि चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, एक तो हरियाणा और एक और कौन सा है, ये आपको मुझे कैसे बताएंगे आप? कमेंट करके। वीडियो के नीचे आप लोग मुझे कमेंट करके इस बारे में बताएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। एक एक नंबर के हैं ये क्वेश्चन भी। टी लिखना है ट्रू के लिए। नहीं, अगला क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले हम इसका हिंदी वर्जन भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, राजधानी और राज्यों वाला। तो चलिए इसका हिंदी वर्जन भी कर लेते हैं हम लोग। तो वहीं पे वो जैसे अभी हमने इंग्लिश में किया, तो वही हमें हिंदी में भी यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, जैसे सबसे पहले हमें ऊपर मिल गया जयपुर, अगली लाइन में था हमारा चंडीगढ़। देखिए यहाँ मिल गया हमें चंडीगढ़। उसके बाद हमने ढूंढा था मुंबई, है ना, मुंबई यहाँ दिख गया हमें। उसके बाद हमने यहाँ देखा था शिमला, और आखिरी में हमने यहाँ ढूंढा था चेन्नई, जिसके मैं आपको पहले ही हिंदी में भी लिखवा चुकी हूँ। मैं आपको दोबारा लिखवा देती हूँ, जिसने नहीं लिखा आप लिख लीजिए। राजस्थान इसकी राज्य है, चंडीगढ़ का है हरियाणा, और एक आपको मुझे बताना है। शिमला हो गया हिमाचल प्रदेश, मुंबई किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र, और चेन्नई हो गया आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए अगले में ट्रू लिखना है, टी लिखना है ट्रू के लिए और एफ लिखना है फॉल्स के लिए। सही या गलत बताना है आपको। तो पहला सवाल है, द टीचर क्लीन्स द रोड। शिक्षक सड़क साफ करते हैं। क्या ये बात सही है? शिक्षक क्या करते हैं? पढ़ाते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, रोड तो नहीं साफ करते। तो ये आ जाएगा, इसमें आंसर लिखेंगे आप फॉल्स, यानी कि ये क्या है? गलत। ग लिख रही हूँ मैं गलत के लिए, गलत है ये। अगला है, पुलिसमैन स्टिचेस क्लोथ्स। पुलिस कपड़े सिलती है। क्या पुलिस कपड़े सिलती है? नहीं, वो क्या करते हैं? हमारी देखभाल करते हैं ना, हमारी रक्षा करते हैं। तो ये भी गलत है। तो इसके आगे हम लिखेंगे एफ, और हिंदी में हम लिखेंगे ग। गलत, गलत है ना ये भी। अगला देखते हैं, डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, जब भी बीमार पड़ जाते हैं, वो हमारा इलाज करते हैं, हमें दवाई देते हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए करते हैं। टेस्ट होते हैं तो टेस्ट करवाते हैं हमारे, है ना, और इंजेक्शन भी लगाते हैं। कई बच्चों को उससे डर भी लगता होगा ना। डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट में ट्रू लिखेंगे, सही का स लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस लुक आफ्टर ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों का ध्यान रखती है। बिल्कुल ठीक बात है। ट्रैफिक पुलिस आपने देखी भी होगी रेड लाइट वगैरह पे, है ना, देखी होगी आपने, जो लोगों को सही डायरेक्शन बताते हैं, सही चीज़ें बताते हैं, और जो गलत तरीके से चल रहे होते हैं लोग, उनका चालान भी काटते हैं। तो ये भी ठीक है। इसमें हम टी लिख देंगे और स लिख देंगे सही के लिए। और लास्ट है हमारा इसमें, द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स टू आवर होम्स। डाकिया हमारे घरों तक चिट्ठियाँ पहुँचाता है। तो डाकिया हमारे घर तक आते हैं ना, पोस्टमैन चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसमें भी टी और सही के लिए स। तो टीचर रोड क्लीन नहीं करते, एफ हो गया उसमें फॉल्स, यानी कि गलत ग से। पुलिसमैन कपड़े नहीं सिलते, फॉल्स ग से गलत। डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते हैं, बिल्कुल ठीक है।
ट्रैफिक पुलिस यातायात के नियमों का ध्यान रखती है, बिल्कुल ठीक है। और डाकिया यानी कि पोस्टमैन हमारे घर में लेटर्स डिलीवर करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें और आपने ये सब कर भी रखी होंगी अपने क्लासरूम में, तो पेपर करने में बहुत मज़ा भी आ रहा होगा आपको। इसी तरीके का पेपर बेटा आपके पेपर में भी आएगा। आपके जो फाइनल टर्म होंगे इसी टाइप का आएगा। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल यही सवाल आएंगे, पैटर्न सेम आएगा आपके पेपर में। अगला देखते हैं क्या है सवाल। कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, यानी कि BAS यहाँ पे आपको दे रखा है। आपको स्पोर्ट्स का नाम पूरा करना है, खेल का नाम पूरा करना है। तो बेस बॉल से रिलेट कर रहा है ये बेस, तो इसकी पूरी स्पेलिंग हम लिख देते हैं। ई लगाया बेस बन गया और बॉल लिखा बेस बॉल। बेस बॉल, ठीक है। अगला लिखना है आपको, राइट एनी फेमस वुमेन इन म्यूज़िक। कोई फेमस वुमेन का नाम लिखना है जो म्यूज़िक में फेमस हो। तो हम लिख देते हैं, पुराने ज़माने की बहुत सारी हैं या नए ज़माने की भी बहुत हैं। सुनिधि चौहान हम लिख सकते हैं इसमें, है ना। श्रेया घोषाल लिख सकते हैं हम इसमें, श्रेया घोषाल लिख दें। आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, कोई भी एक लिखना है। श्रेया घोषाल, ठीक है। श्रेया घोषाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू प्रॉब्लम्स इन फुल सेंटेंस दैट कैन बी फेस ड्यूरिंग द लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स। वाहनों की बड़ी संख्या के कारण आने वाली कोई दो समस्या पूरे वाक्यों में लिखिए। तो वाहनों की वजह से दो समस्या क्या क्या हो सकती है। देखो ये सड़क है, जब ज़्यादा वाहन होंगे, एक के पीछे एक के पीछे एक, इधर भी वाहन इधर भी वाहन, बीच में भी घुसा रखा है, इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और ऐसे ही पूरी सड़क पे वाहन ही वाहन हैं। तो इससे क्या होगा, सबसे पहली समस्या तो ट्रैफिक जाम वाली, ठीक है। दूसरी समस्या इससे क्या हो सकता है, हर गाड़ी के पीछे से क्या निकलेगा, धुआं, ठीक है। हर गाड़ी के पीछे से धुआं निकलता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी एयर में मिक्स होता है वो धुआं, पेट्रोल का डीजल का वो धुआं निकलता है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन। तो इसको भी हम लिखेंगे, देखिए कैसे लिखना है इसे हमें। इट कॉजेज सीवियर ट्रैफिक जैम्स ऑन रोड। ज़्यादा वाहन जब होंगे, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होंगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, सीवियर यानी कि भयंकर, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। हिंदी में है, इनके कारण सड़कों पर बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, लिख लेंगे ऐसे। दो कारण लिखने हैं। अगला है, इट कॉजेज हाई एयर पोल्यूशन, और इससे क्या हो जाएगा, इनके कारण भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, और एयर क्या, इसके साथ आप और क्या लिख सकते हैं, एयर के साथ साउंड पोल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण भी आप इसमें लिख सकते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। तो दो कारण हमने देख लिए कि एक तो हो गया ट्रैफिक जाम वाला बहुत ज़्यादा, और दूसरा है एयर या साउंड पोल्यूशन वाला, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक मैप दे रखा है, लुक एट द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैंने आपके लिए मैप हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया है। इसमें कुछ डायरेक्शन दे रखी हैं, देखो ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं नॉर्थ, वेस्ट, ये है नीचे साउथ और ईस्ट। ऐसे ही हिंदी में है उत्तर, पश्चिम, पूरब, और इधर नीचे है दक्षिण, ठीक है। इधर है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, है ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। इधर आपको कुछ ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर में आपको चीज़ें दिख रही हैं। तो देखते हैं क्या है। जब जहाँ ज़्यादा डार्क ग्रीन होगा, देखो यहाँ दे रखा है, थोड़ा मैं आपके लिए जूम करती हूँ, जहाँ ज़्यादा डार्क ग्रीन है वो वेरी थिक फॉरेस्ट है, यानी कि ज़्यादा घने जंगल, जहाँ ज़्यादा डार्क में हरा हो रखा होगा। और जहाँ हल्का हरा है वहाँ क्या है, लेस थिक फॉरेस्ट, यानी कि कम घने जंगल। तो
मैप पढ़ने के लिए आपको दे रखा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है वो है आपका बहुत ज़्यादा घने जंगल है, और जहाँ पे कम डार्क है, हरा लाइट ग्रीन है, वहाँ पे कम घने जंगल है। तो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल देखते हैं। पहला है अनस्क्रैबल द नेम ऑफ दिस स्टेट। नीचे दिए गए भारतीय राज्य का नाम पता लगाइए। तो आगे पीछे करके वर्ड दे रखे हैं, आपको इसे ठीक करके लिखना है। तो जिन भी बच्चों को अच्छे से स्टेट्स एंड कैपिटल्स आती हैं, जल्द ही हम इसकी वीडियो डालने वाले हैं स्टेट्स एंड कैपिटल्स की। जिसको अच्छे से आती हैं वो ये सवाल बहुत अच्छे से कर लेगा, जिसे नहीं आती वो वीडियो देखना और पढ़ना, और फिर आप ये सवाल बहुत अच्छे से कर लेंगे। हो सकता है आपके पेपर में, जो आपका पेपर आए फाइनल टर्म का, इस राज्य की जगह किसी और राज्य का नाम आ जाए, है ना। राज्यों के नाम तो देखो पहले भी अभी इस वीडियो में आए और अभी भी आए जा रहे हैं। तो आपको राज्यों के और मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसका ये मतलब है। तो देखते हैं ये कौन सा राज्य है। जे से JHRAANDKH, तो ये है झारखंड। ठीक है, ये है, देखो उल्टा लिखा हुआ है ना इसमें, झारखंड। झार पहले लिख दिया हमने और खंड बाद में, झारखंड बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं। नेम द स्टेट नॉर्थ टू झारखंड। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य का नाम लिखिए। उत्तर में स्थित, तो इसका मतलब आपको मैप पढ़ना आना चाहिए। उत्तर, उत्तर किस तरफ है, देखो ऊपर, नॉर्थ ऊपर की तरफ है। झारखंड ढूंढते हैं हम कहाँ है, तो झारखंड देखिए हमें यहाँ नज़र आ रहा है। झारखंड हमें यहाँ नज़र आ रहा है ना, ये देखिए झारखंड। इसके ऊपर की तरफ कौन सा है, नॉर्थ पूछ रहे हैं ना, देखो ऊपर की तरफ। तो झारखंड के ऊपर हमें दिख रहा है बिहार। झारखंड के ऊपर हमें नज़र आ रहा है बिहार, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिहार। ठीक है, इसका मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ आंसर बिहार, BIHAR, और इसमें मैं यहाँ लिख रही हूँ हिंदी वाला। ठीक है, बिहार। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेम द स्टेट विद वेरी थिक फॉरेस्ट। ज़्यादा घने जंगल वाले राज्य का नाम बताइए। अब हमें ढूंढना पड़ेगा सबसे ज़्यादा घने जंगल कहाँ पे हैं। तो देखो सबसे यहाँ पे लाइट ग्रीन ही नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पे भी लाइट ग्रीन है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह लाइट ग्रीन है। सबसे ज़्यादा देखो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है डार्क ग्रीन, हिंदी में भी देखो अलग से यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। मैं एक में जूम कर देती हूँ आपको, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। ज़्यादा घने जंगल वाले का नाम लिखना है हमें। अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा घने जंगल है। और देखो और दिया हुआ है बीच में, यानी कि इन दो में से या तो ये 3 करने हैं आपको। ठीक है, 3 ये दे रखे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, या नीचे के 3 सवाल आपको आप कर सकते हो। तो नीचे के 3 भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। इसमें भी पहला वही है, अनस्क्रैबल करना है आपको स्टेट के नेम को। ये है मीरा मिज़ो, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, मीरा मज़ो ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर है सही मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम। हिंदी में भी लिख लेते हैं मिज़ोरम। नॉर्थ ईस्ट में है ये भी। अगला है क्वेश्चन, नेम द स्टेट विद लेस थिक फॉरेस्ट। कम घने जंगल वाला जगह हमें बतानी है। तो देखो सबसे कम घने जंगल हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, देखो इस तरफ है कम घने जंगल। ठीक है, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं। पहले हम इसका अगला सवाल देखते हैं, शायद अगला सवाल से हमें इसकी हिंट मिलने वाली है। देखो, अनस्क्रैम्बल द फार्मिंग प्रैक्टिस कॉमन टू दिस स्टेट, यानी कि एक
दिस स्टेट, यानी कि जो भी हम नाम लिखेंगे वहाँ पे कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस यानी कि खेती प्रचलन में है, उसका नाम हमें पहले ही दे रखा है। तो इसका मतलब राज्य हमें उसी हिसाब से लिखना होगा ना, क्योंकि कम घने जंगल तो हमें कई जगह दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी दिख रहे हैं, उड़ीसा में भी दिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी, हिमाचल में भी, यहाँ भी कम घने जंगल तो हमें बहुत जगह दिख रहे हैं। तो पहले हम नीचे वाला सवाल करते हैं। तो नीचे वाले सवाल का कॉमन टू दिस स्टेट, यानी कि एक प्रैक्टिस है खेती की। देखो माँ झू, इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा झूम, और इसमें भी देखो झूम। तो झूम प्रैक्टिस होती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये मिज़ोरम और मेघालय साइड, मणिपुर साइड, इस साइड की ये प्रैक्टिस है। तो इसमें हम आंसर मेघालय लिख सकते हैं, जहाँ पे लेस थिक फॉरेस्ट है। देखो यहाँ पे लेस थिक फॉरेस्ट भी है, कम घने जंगल भी हैं। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं मेघालय। ठीक है, मेघालय, ये ए है, वाई ए, और वहीं पे ये प्रैक्टिस होती है खेती की, झूम जिसे बोलते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। अरेंज देम इन ऑर्डर एंड री राइट इन ऑर्डर स्टेप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि जो खेती होती है उसके 6 स्टेप्स आपको दे रखे हैं आगे पीछे करके। ठीक है, आपको इन्हें सही ऑर्डर में लगाना है कि 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, और उसे फिर यहाँ पे आपको लाइन वाइज लिखना है। तो चलिए ऑर्डर में लगाते हैं कि खेती कैसे होती है। तो देखते हैं आप में से किसे किसे पता है कैसे क्या होना है। तो सबसे पहले दिया गया है क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, फसलें काटी जाती हैं। तो देखो सबसे पहले ही फसलें काट दी, नहीं ये तो नहीं आएगा 1 पे। फील्ड इज़ इरीगेटेड विद वाटर, पानी से खेत की सिंचाई होती है, ये भी पहले नहीं आएगा, पहले ही पानी थोड़ी डाल देंगे। फील्ड इज़ प्लग्ड, खेत की जुताई की जाती है। यस, ये है सही जवाब, सबसे पहले खेत जोता जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पे आ जाएगा ये, खेत की जुताई की जाती है, फील्ड इज़ प्लग्ड। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। मैन्योर इज़ एडेड, खाद डाली जाती है, खाद तो बाद में डालेंगे। ठीक है, सीड्स आर सोन, बीज बोए जाते हैं। तो यस, पहले खेत की जुताई करके खेत को तैयार किया जाएगा और उसके बाद उसमें बीज बोए जाएंगे। तो नंबर 2 पे आ गया सीड्स आर सोन। ठीक है, बीज बोए जाते हैं, तो ये नंबर 2 पे आ गया। अगला देखते हैं, पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड। तो इसके बाद बीज बोने के बाद क्या डाली जाएगी, खाद डाली जाएगी। तो मैन्योर इज एडेड, ये 3 पे हो गया, यानी कि खाद डाली जाएगी, ये 3 पे। खाद डालने के बाद क्या होगा, पानी से खेत की सिंचाई की जाएगी। पानी से खेतों की क्या की जाएगी, सिंचाई की जाएगी। अब हमने खाद डाल दिया, बीज डाल दिए। ठीक है, तो अब हमें सिंचाई करनी है, तो ये हो गया नंबर 4 पे। सिंचाई करने के बाद उसमें क्या डाले जाएंगे, कीटनाशक, ताकि कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लग जाएं, जो भी क्रॉप्स हैं, जो भी फसलें हैं उनमें कीड़े ना लग जाएं कुछ भी, और वो सही रहें। तो इसलिए पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड, तो ये नंबर 5 पे हो गया, यानी कि कीटनाशकों का छिड़काव। कीटनाशक यानी कि कीट को नाश करने वाले, उनका मारने वाले उन्हें, ताकि आपकी जो फसलें हैं वो ख़राब ना हो जाएं। और आखिरी में क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, यानी कि फसलें काटी जाएंगी। तो ये नंबर 6 पे हो गया, नंबर 6 पे हो गया ये। तो सबसे पहले खेत को रेडी किया जाता है। ठीक है, उसकी जुताई की जाती है, उसके बाद इसमें बीज बोए जाते हैं। बीज बोने के बाद ऊपर से खाद डाली जाती है। ठीक है, खाद डालने के बाद उसमें पानी डाला जाएगा और उसमें दवाई डाली जाएगी उसके बाद, और आखिरी में जब फसल रेडी हो जाए तो उसको कटाई होगी उसकी 6 नंबर पे। तो ये आप अपने पेपर में ऐसे लाइन वाइज यहाँ पे लिख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में, जो हिंदी है वो हिंदी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या तो ये क्वेश्चन करना है, और देखिए बीच में और दे रखा है, या तो आपको ये वाला करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई आर अर्थवॉर्म्स कॉल्ड सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, केचुओं को मिट्टी का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा जाता है। केचुओं को, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, उनको मिट्टी का सबसे पक्का मित्र, अच्छा मित्र क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं।
देखो जो अर्थवर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ये जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। लाइक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि मिट्टी की पानी को रोकने की क्षमता को, मॉइस्चर को, नमी को बरकरार रखते हैं। क्या क्या इंप्रूव करते हैं सॉइल में, देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, यानी कि मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोख पाए, कैपेसिटी यानी कि सोख पाए, होल्डिंग कैपेसिटी, एंड मॉइस्चर यानी कि उसमें नमी बनी रहे अर्थवर्म की वजह से। जो अर्थवर्म छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मिट्टी में घूम रहे होते हैं। और क्या करते हैं, इट ब्रेक्स डाउन, यानी कि तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं, लीव्स एंड ग्रास इनटू थिंग्स दैट प्लांट्स कैन यूज। तो पौधे पत्तों को और घास को किस तरीके से यूज़ करें उसमें ये इन्हें तोड़ देते हैं, यानी कि पत्तों को और ग्रास को ये ब्रेक डाउन करते हैं ऐसी चीज़ों में जिसको पौधे इस्तेमाल कर सके। कौन ब्रेक डाउन करता है, अर्थवर्म। सबसे पहला सवाल है कौन ब्रेक डाउन करता है, केंचुए। किसको ब्रेक डाउन करते हैं, लीव्स को और ग्रास को, यानी कि पत्तों को और घास को ब्रेक डाउन करते हैं। किस में करते हैं, ऐसी चीज़ों में करते हैं जो प्लांट्स यूज़ कर सकें। दोबारा समझा देती हूँ मैं, अर्थवर्म क्यों मिट्टी के सबसे पक्के मित्र होते हैं, या फार्मर के भी पक्के मित्र कहा जाता है इन्हें। क्यों, क्योंकि वो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं क्वालिटी ऑफ सॉइल को, उनकी जो पानी कैच रोकने की क्षमता होती है, पानी सोखने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं और उनके अंदर नमी को बनाए रखते हैं। और क्या करते हैं, वो लीव्स को और ग्रास को ब्रेक डाउन करते हैं। कैसी चीज़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, जो पौधे यूज़ कर सके, इसलिए वो मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। देखो मिट्टी को इतनी वो देखभाल करते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं, यह मिट्टी की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता यानी कि कितना वो पानी सोख सकती है मिट्टी, और नमी जैसी चीज़ों की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। यह पत्तियों और घास को तोड़कर ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिनका उपयोग पौधे कर सकते हैं। वही जो मैंने अभी आपको समझाया, दोबारा देख लीजिए। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं और नमी बरकरार रखते हैं, जिससे सॉइल की क्या बढ़ती है, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। और पत्तियों और घास को तोड़कर, ब्रेक डाउन करके ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिनका प्लांट्स यानी कि पौधे उपयोग कर सकते हैं। तो इस काम आते हैं हमारे अर्थवर्म्स। इसको सिर्फ सॉइल का बेस्ट फ्रेंड नहीं, बल्कि फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड यानी कि किसानों का भी बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। किसानों का भी अच्छा मित्र माना जाता है क्योंकि वो इतनी मदद करते हैं खेती में। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एनी 3 क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में उगाई जाने वाली किन्हीं 3 फसलों के नाम बताइए। तो भारत में उगाई जाने वाली किन्हीं 3 फसलों के नाम बताने हैं। तो कोई भी आप 3 लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। बेसिक जो 3 है आपकी, वीट यानी कि गेहूँ, ठीक है, राइस यानी कि चावल, और मेज़ यानी कि मक्का। और भी बहुत सारी हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 के नाम लिखवा दिए हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये प्रैक्टिस पेपर है आपका, इसी तरीके से आपका पेपर भी आएगा बेटा, वो आपको करना है। पूरी वीडियो देखनी है, समझना है कैसे कैसे है। ऐसे ही हम आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स की लेके आएंगे 5th क्लास में, हिंदी की, मैथ्स की, इंग्लिश की, वो भी आपको देख के करनी है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कितने सवालों के जवाब आते थे और आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।